नमस्कार, मैं हूं नितिन वशिष्ठ और आपका स्वागत है रासकला मंच में। और हमारे साथ हैं रासकला मंच के कलाकार सुनील भादो बिश्नोई। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार नितिन जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूं सर, बहुत अच्छा हूं। आपके बारे जानना चाहूँगा रासकला मंच के बारे में आपके द्वारा। रासकला मंच में मैं 2017 में पहली बार आया था अपने किसी दोस्त के थ्रू, और कुरुक्षेत्र गाथा में मैंने भीष्म पितामह का किरदार किया था। तभी से मुझे रासकला मंच के बारे में पता चला। तो मैं रासकला मंच में एज ए गेस्ट आर्टिस्ट आया करता हूँ, जैसे अभी आया हूँ 11वें चालो थिएटर में। और ये जो 11वां चालो थिएटर है, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है थिएटर फेस्टिवल के हिसाब से। थिएटर से कैसे लगाव हुआ आपको? क्या आपके लिए मायने रखता है थिएटर? मुझे कल्चरल एक्टिविटी में स्कूल के टाइम से ही लगाव था, और फिर जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई से हटा के थिएटर पे लगा दिया। किस तरीके से आप तराशते हैं अपने किरदार को? कैरेक्टर स्केच कैसे तैयार करते हैं आप? पहले मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि उसमें मेरा किरदार क्या है, और फिर थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं कि किरदार किस तरह की फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी भाषा क्या है, कैसे चलता फिरता है, प्रोफेशन क्या है उसका, और वो कैसे सोचता है, उस किरदार का माइंडसेट क्या है, मन कैसा है उसका। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे कुछ ऑब्जर्व किया हुआ, कुछ रिकॉलिंग करते हैं, कुछ सोसाइटी में जो ऑब्जर्व करते हैं कुछ चीज़ें वहाँ से, तो ऐसे धीरे धीरे कोशिश करते हैं करने की। तो रवि सर की डायरेक्शन से आपको कितना अपनी एक्टिंग में सुधार करने का मौका मिला? एक्टिंग में सुधार तो जब हम खुद पे काम करते हैं तब होता है। डायरेक्शन में तो हमें जो डायरेक्टर चाह रहा है, मतलब अपना इनपुट देना होता है हमें, और वहीं हमारा जो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है, जितना हम सीख के आए हैं, चाहे वो हमने मतलब सोसाइटी से सीखा है, लिटरेचर पढ़ के सीखा है, या फिर कुछ नाटक देख के सीखा है, वो वहाँ काम आता है। तो रवि सर के डायरेक्शन में अब जैसे इन्होंने मुझे ये किरदार दिया रेजांगला में, तो इसमें मेरे लिए मात्र संवाद थे केवल उसमें। वो किरदार तो आसाम से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने उस किरदार को एक राजस्थानी किरदार दिया। तो उसके बाद मैंने वो मतलब मेरे लिए सिर्फ वहाँ लाइंस थी, फिर उसके बाद मैंने उसको स्टडी किया और कुछ इम्प्रोवाइज़ किया कि जितना हो सकता था लैंग्वेज के हिसाब से, और वो किस तरह का फ़ौजी है, उसका फैमिली कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, कितना पढ़ा हुआ है, ये सब चीज़ें की। तो जब इम्प्रोवाइजेशन की फ्रीडम मिलती है हमें तो अच्छा लगता है, और उसके बाद डायरेक्टर उसमें से कुछ चीज़ें काट देता है जो मतलब सीमाओं से बाहर हो, जो स्क्रिप्ट के, और जो सही है उनको रख ली जाती है। तो ऐसे ही इसी प्रोसेस से हम भी गुजरे। तो आप मेथड एक्टिंग और एक स्पॉन्टेनियस एक्टिंग, इन दोनों में किसके पक्ष में रहते हैं और क्या समझते हैं? मैं दोनों को ही तवज्जो देता हूँ। मेथड एक्टिंग भी, अब जैसे ये जो मैंने किरदार किया धनजीत राणा का, फ़ौजी का किरदार, तो इसमें मैंने मेथड एक्टिंग को अप्रोच किया, मतलब मूँछ वूँछ रखी, और जैसे हम रहते थे रेपर्टरी में, तो मैं कुछ उसी तरीके से रहने की कोशिश करता था। बाकी कलाकार लोगों के साथ उनका किरदार का नाम लेके बुलाता था। और सुबह जैसे हमारे जो एक्टिंग ट्रेनर हैं, जो सह निर्देशक भी हैं इस प्ले के, कमलदीप जी खटक, वो मतलब जैसे सुबह कहते थे कि जवानों, तो हम कोशिश करते थे कि जब आँख खुली है तो एकदम से ऐसे चद्दर फेंक के उठ जाते थे, जी साहब। तो मतलब वो एक वही हमारा मेथड था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, मतलब एक दूसरे से जैसे मेस में बात कर रहे हैं तो पूछते थे कि यार घर कब जा रहा है, छुट्टी आ गई, तुझे कब छुट्टी मिल रही है, तू मेरे लिए क्या लाएगा घर से। बहुत सारी चीज़ें थी। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को ही फॉलो करते हैं, तो वो किरदार जो है वो फिर बनावटी नहीं लगता। जब हम परफॉर्म करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ रियलिटी को छूता है वो। फिर आप जब किरदार करते हैं और जब बैक टू बैक प्लेज होते हैं, ऑब्वियसली हर कहानी एक दूसरे से अलग है, हर किरदार अलग है, उसकी चाल ढाल, सब टेक्स्ट लेयर सब चेंज हो जाती है। कल जैसे आज आपने शाम को 6 बजे प्ले किया, कल सुबह प्ले है, ये शाम को प्ले है। मेथड एक्टिंग में से बाहर आने में टाइम लगता है, वो कितना, वो भी हमें वहाँ स्पॉन्टेनिटी काम आती है। हाँ वही कि स्विच ऑन ऑफ का जो है, मतलब एकदम से उस किरदार के माइंडसेट में चले जाना थोड़ा होता है, मतलब वो थोड़ा सेल्फ वर्क करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरफेयर भी हो जाता है एक किरदार का दूसरे में, तो उस चीज़ का हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो जाए। स्ट्रेस और पॉजेस को आप कैसे लेते हैं स्क्रिप्ट में? पॉजेज और स्ट्रेस
पोजेज रेजांगला में तो मैंने कुछ ज़्यादा ही पोजेज ले लिए थे, ऐसा मुझे डायरेक्टर जी ने क्योंकि बताया। हर पॉज कुछ कहता है। हाँ, पोजेज वहाँ इंपॉर्टेंट है जहाँ वो कुछ कहता है, जहाँ कुछ नहीं कहता है वहाँ पोजेज सही नहीं है। और स्ट्रेस जैसे कि डायलॉग अगर हम बोलते हैं और किसी खास शब्द को, किसी खास लाइन को हमें बोल के मतलब वाचिक अभिनय से उसको डिलीवर करना है, तो वहाँ काम आता है कि उस चीज़ को हम थोड़ा मतलब उस पर जोर दें। जैसे एक्टर जो होता है उसके हाथ में स्क्रिप्ट होती है, एक सब टेक्स्ट हो गया एक लाइन का, उसकी एक लेयर हो गई, लेयर बाद में बनती है। ये सब होने के बाद स्ट्रेस और पॉजेज जो होती है वो लेयर का काम करती है। क्या ये पहले से फिक्स किया जा सकता है या ऑन द स्पॉट होता है? ये पहले से जैसे रिहर्सल के दौरान ही ये चीज़ें हो जानी चाहिए। ऑन द स्पॉट कई बार नहीं हो पाती, क्योंकि एक्ट करते टाइम कुछ ना कुछ चीज़ें कई बार तो तैयार की हुई भी छूट जाती है, और कई बार ऐसा कुछ भी हो जाता है जो हमने रिहर्सल में नहीं किया था और बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसा ही है। वॉइस प्रैक्टिसेस का क्या रहता है आपका? कौन कौन सी वॉइस प्रैक्टिसेस करते हैं आप? वॉइस प्रैक्टिसेस मैं वैसे अपना जो मेरा निजी लाइफ है थिएटर से, जैसे कोरोना के टाइम में मैं किसी थिएटर में नहीं था, लेकिन मैं थिएटर से नहीं कटा। वो इसलिए नहीं कटा क्योंकि मैं प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। ये सब चीज़ें पढ़ना, थोड़ा लाइफ फिलोसफी पढ़ना और ये सब चीज़ें करना, और कुछ थोड़ा बहुत जैसे हम करते हैं प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स जो हैं, विपस्सना हो गया, ये सब चीज़ें उसमें बहुत हेल्प करती है। या ओम का उच्चारण करते हैं, उससे थोड़ा आवाज़ सही होती है। या कई बार ये नहीं कि हम कोई प्रोफेशनल सिंगर हैं, ऐसे ही कभी कभी चलते हुए या नहाते हुए कुछ गा रहे हैं। और ऐसे मतलब डेली लाइफ में भी जब जो थिएटर आर्टिस्ट है वो घर में भी रहता है, तो जैसे मैं अपने पापा को आवाज़ देता हूँ जोर से कि दूर है, तो मैं थोड़ा उस तरीके से देता। पापा मेरे से कई बार पूछते कि तू ऐसे कैसे, जैसे मैं उनको ये कहता था, पापा चाय पी लो, तो अलग से तो हम प्रैक्टिस कर नहीं सकते ना जब घर में है, पूरे घर में ही चलता है। पड़ोस के पापा आ जाते होंगे सब? नहीं, हम खेतों में रहते हैं ना, तो वहाँ वो एक ही पापा है। एक ही नहीं तो सब सोचोगे भाई चाय ले आओ। चाय पिलाओ। क्या कहे? चाय पी लो, चाय पी लो। अच्छा अच्छा। और पापा नहीं कहते, हमारे कहते हैं बापा। बापा। हाँ जी। एज अ थिएटर आर्टिस्ट आप क्या करियर देखते हो अपना, क्योंकि इनकम तो है नहीं कुछ इसमें? मैं थिएटर, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है कि मैं आगे क्या करूँगा। ठीक। मैं टोटली थिएटर को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें हम अपने आप को खोजते हैं, खुद का एक्सप्लोरेशन होता है, या जो भी ब्लॉकेज हैं हमारे अंदर, चाहे वॉइस में हो, सोच में हो, या फिर बॉडी में हो, कहीं भी वो ब्लॉकेज खुल जाते हैं, और हम खुद से रूबरू होते हैं कि यार मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितने किरदार छुपे हुए हैं। जब हम खोजते हैं तो पता चलता है कि हमारे अंदर छुपा हुआ क्या क्या है, हमारी चेतना के अंदर कितनी कितनी सारी चीज़ें हैं कि हम अलग अलग तरह के किरदार करते हैं, और किसी जगह पे जाके अटक जाते हैं कि इससे आगे नहीं हो रहा, मतलब वो ब्लॉकेज है। फिर उससे प्रैक्टिस करके उस चीज़ को निकालते हैं। फिर भी तो आगे करियर के हिसाब से तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, थिएटर भी करना चाहता हूँ, और कुछ सिनेमा के लिए काम मिले वो भी करना चाहता हूँ, ऑफकोर्स सब कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ भी मैं थिएटर में सब कुछ करता हूँ। जैसे मैंने केवल धालीवाल जी की वर्कशॉप की, उनके साथ 4-5 महीने नाटक किए। तब मुझे इतनी अच्छी पंजाबी नहीं आती थी, लेकिन वो केवल पंजाबी नाटक ही करते हैं, तो मैंने पंजाबी भी सीखी। भोपाल में मैंने दीपक सोनी जी के साथ क्राफ्ट का काम सीखा। तो मैं सिर्फ अपने आप को एक्टिंग तक सीमित नहीं रखता, और ऐसा नहीं कि मैं किसी मतलब क्राफ्ट में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, नहीं। वो सब चीज़ें एक्टिंग में हेल्प करती है कहीं ना कहीं, सीखी हुई। बिल्कुल, हर ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन पे आए तो ऑब्जर्व क्या आप म्यूजिक सीख रहे हो, आप राइटिंग सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, वो इनडायरेक्टली आप बैक स्टेज भी काम कर रहे हो, ठीक है, वो भी आपकी एक्टिंग में हेल्प करेगी। मेरा अगला सवाल है, ऑब्जर्वेशन एक एक्टर के लिए कितना मायने रखती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर सब किरदार अलग अलग हैं, सबका मन अलग है, सबकी आत्मा अलग है, सब कुछ अलग है। तो वो जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि यार ये आदमी इस तरह का है तो ऐसा क्यों है। या जैसे कोई आदमी है मान लो जो बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है, तो उसके पीछे हम जाते हैं कि यार इतनी गालियाँ क्यों दे रहा है। या कोई आदमी बहुत शांत है तो देखते हैं कि इतना शांत क्यों है। वो जो अलग अलग मिजाज है वो एक्टिंग में काम आते हैं उस किसी पर्टिकुलर किरदार में। तो कई बार एकदम हमें क्लिक कर जाता कि यार वो बंदा ऐसा है, तो वो कैसा है, तो वैसा क्यों है, वो कैसे चलता होगा। तो ऑब्जर्वेशन एक एक्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है अपने आसपास के लिए, और उससे हम थोड़ा अवेयरनेस भी आती है कि अपने आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या
कह रहा है, वो सब चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वो एक्टिंग में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है सुनील जी, हम आशा करते हैं कि आप बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट बने आगे। थैंक यू सो मच। एक्टिंग को निखारें और बहुत कुछ ऑब्जर्व करें और अपनी कला के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।